हो गया। किसने दिया? इतिहासकार मिन्हास, ठीक है। मिन्हास उस सिराज ने अपनी किताब तबकात नासिरी में कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई द्वितीय कहा है। क्या कहा है? हातिम द्वितीय। क्या क्या? ठीक, चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। ओके, मान के चलते हैं ये कौन सा स्थान है? अरब है, यहाँ मध्य एशिया है, ठीक है। अरब और मध्य एशिया में कौन से धर्म की स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी में? मुस्लिम धर्म की, ठीक है। मुस्लिम धर्म की स्थापना के बाद अरब और मध्य एशिया के क्षेत्र में जिस प्रकार के धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन आए थे, ठीक है। धार्मिक परिवर्तन के रूप में क्या देख सकते हैं कि इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। राजनीतिक परिवर्तन के रूप में आप देख सकते हो कि ये अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे, अर्थात ऐसे राज्यों का विस्तार कर रहे थे जहां पर इस्लाम को मानने वालों की बहुलता थी, ठीक है। तो 7वीं शताब्दी से जो शुरुआत हुई थी कहानी, अर्थात इस्लाम के प्रचार प्रसार की, और इसके बदले इन संपूर्ण क्षेत्रों में अर्थात अरब वाले क्षेत्र में और मध्य एशिया के क्षेत्र में जिस प्रकार के धार्मिक राजनीतिक परिवर्तन आए और उन परिवर्तनों ने जिस प्रसारवादी गतिविधि को बढ़ावा दिया। प्रसारवादी गतिविधि का अर्थ क्या है? वही जो मैंने बताया, साम्राज्य विस्तारवादी नीति, ठीक है। तो इन्होंने जिस साम्राज्य विस्तारवादी नीति को बढ़ावा दिया उसका अंतिम परिणाम किस रूप में सामने आया? किस रूप में? दिल्ली सल्तनत के रूप में। अर्थात ये पहले तो फ्रांस तक जाएंगे, ठीक है, उसके बाद मध्य एशिया की ओर बढ़ेंगे, सभी जगह साम्राज्य विस्तार करते जाएंगे, पर अंतिम रूप ही दिल्ली को क्यों कहा जा रहा है? सभी जगह विस्तार किया था उन्होंने, सभी जगह शासन किया हुआ है ना, ठीक है। फिर दिल्ली को ही अंतिम पड़ाव क्यों माना गया? क्यों माना गया होगा? क्यों केंद्र बिंदु बना? हाँ जी, ठीक बोल रहे हैं, है ना, लगभग ठीक बोल रहे हैं। उन्नत तो था लेकिन मजबूरी भी थी, ठीक है। बाद के दिनों में यहाँ एक और जनजाति आएगी जिसको कहा जाएगा मंगोल। याद आया? मंगोल, चंगेज खां। अब वो एक रणबीर कपूर की मूवी आई थी, रणबीर सिंह की मूवी आई थी, कौन सी? पद्मावती। कितने लोगों ने देखी? बाप रे, ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी है। चलिए, तो उसमें फिल्म की शुरुआत में ही एक सेना से लड़ते हुए दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें वो पूरे भीड़ के अंदर इंटर करता है और वहां से किसी व्यक्ति का सिर काट कर लेके आते हुए दिखाया गया है। देखा था आप लोगों ने, है ना। तो वो जो सेना थी वही बर्बर और बहुत शक्तिशाली सेना थी। इवन मंगोलों के आक्रमण से पूरा विश्व थर-थर कांप रहा था। जहां पर भी वो आक्रमण करने जाते थे सभी जगह को जीत लेते थे और उनको जीत पाना मुश्किल ही नहीं, ठीक है। तो इन मंगोलों के आक्रमण से पूरा क्षेत्र थर-थर कांप रहा था और इन क्षेत्रों में अरब भी शामिल था, ठीक है। अर्थात मंगोलों के आक्रमण से संपूर्ण मुस्लिम कंट्रीज जितने भी स्थापित हो चुके थे सभी के सभी भयभीत थे, और भयभीत होने के साथ साथ इन्हीं मंगोलों के आक्रमण से बाद में ये जो मुस्लिम धर्म की स्थापना या मुस्लिम धर्म की जन्मस्थली जो थी, जन्मस्थली कौन सा स्थान था? अरब था, बगदाद था, ठीक है। तो ये जन्मस्थली से भी मुस्लिमों के पांव उखड़ गए, या फिर कहा जाए कि मुस्लिम संप्रदाय के शासकों के पांव यहाँ से उखड़ गए। अब ये पनाह ढूंढने लगे कि कहाँ सही जगह मिले, ठीक है। और जब यहाँ से लोगों के पांव उखड़ गए, अर्थात यहाँ पर मंगोलों की सत्ता स्थापित हो गई, मध्य एशिया में मंगोलों की सत्ता स्थापित हो गई, तो इनको एक रिफ्यूजी की तरह, एक शरणार्थी की तरह जगह की तलाश थी, सुरक्षित स्थान की तलाश थी, ठीक है। और वो सुरक्षित स्थान मिलता है हमको कहाँ पर? दिल्ली में। अर्थात यहाँ से जब इस्लाम का पैर उखड़ जाता है तब न केवल शासक बल्कि साहित्यकार, बल्कि इस्लाम के मानने वाले संत, बल्कि वहां के वास्तुकार, सभी के शरण स्थली के रूप में हम किस स्थान को देखेंगे? दिल्ली को देखेंगे। और इसीलिए एक एक करके सभी शासकों का सबसे पसंदीदा स्थल कौन सा हो गया? या तो दिल्ली या उसके पहले कुछ समय के लिए लाहौर। पहले लाहौर आएंगे और उसके बाद फिर फाइनली दिल्ली में स्टेबल हो जाएंगे। दिल्ली उनको सर्वथा सुरक्षित स्थान के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार दिल्ली में 1206 में कौन सा स्थान शुरू हो जाएगा? कौन सा राजवंश शुरू होगा? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी, साम्राज्य को ही सल्तनत कहा गया। सल्तनत वर्ड बना है किसे? सल्तनत शब्द का क्या अर्थ समझते हैं आप लोग? क्या समझते हैं रानी? सुल्तान, राजा से राज्य
वैसे ही सुल्तान से सल्तनत। क्लियर है? तो जैसे राजा के लिए एक राज्य होता है, राज्य से बड़ा साम्राज्य होता है, वैसी कोई अमीर होगा, कोई सरदार होगा, सरदार से बड़ा अमीर होगा, अमीर से बड़ा सुल्तान होगा। ठीक है? और सुल्तान जब हो जाएगा तो उसके राज्य को या राज्य क्षेत्र को क्या कहेंगे? सल्तनत कहेंगे। अर्थात इनका संपूर्ण क्षेत्र जहां तक विस्तारित होगा वह क्या कहलाएगा? सल्तनत कहलाएगा। दिल्ली को इन्होंने सल्तनत के रूप में या साम्राज्य के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया। क्लियर है? पर दिल्ली में सल्तनत की स्थापना कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ठीक है? दिल्ली में सल्तनत की स्थापना या इस्लाम धर्म के साम्राज्य की स्थापना को आप एक एपॉक मेकिंग इवेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? युगांतकारी घटना कह सकते हैं। एक ऐसी घटना जिसके बाद फिर भारत का पूरा नक्शा ही बदलने वाला है, पूरा इतिहास बदलने वाला है। अब तक भारत में जिन राजवंशों का शासन आप लोगों ने देखा, शुरू से देख रहे हैं, सब लोगों को अभी तक का इतिहास मालूम है। कितने ही राजा आए, कितने राजा बहुत निर्दयी थे, कितने राजा बहुत दयालु थे, सबके शासन पद्धति अलग अलग थे, लेकिन जितने भी मेथड्स थे उनके शासन करने के, सब अभी तक लगभग भारतीयों से परिचित थे। अर्थात हमको पता था कि ये राजा अगर निर्दयी है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, उनके नियम, उनकी विधि सब पता थे। ठीक है? क्योंकि ये शासन कर रहे थे किसके हिसाब से? वेदों के अनुसार। पर अब जो शासक आएंगे उनसे हम परिचित नहीं है, उनके शासन विधि से परिचित नहीं है। अर्थात अब तक के राजवंशों से सर्वथा भिन्न राजवंश यहाँ पर स्थापित होने वाला है, जिनकी मान्यताएं अलग है, जिनके एक्टिविटीज अलग है। ठीक है? तो सभी गतिविधियां भिन्न है, इसलिए हमको उनके साथ एडजस्ट करने में काफी समय लग जाएगा। क्लियर? पहली चीज। दूसरी बात, इन राजाओं ने दिल्ली सल्तनत में अपने राज्य की स्थापना करने के बाद जिस जिस केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया, सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया, वो अब तक के सभी राजवंशों से बिल्कुल अलग था। अब तक हमने क्या देखा है केंद्रीकरण की दृष्टि से, कि एक राजा होगा जो अपने आसपास के क्षेत्रों पर शासन अपने केंद्र से या राजधानी से करेगा। ठीक है? कृषकों के ऊपर उतना ही टैक्स लगाएगा जितने में उनका भी जीवन यापन चल जाए और इनको भी प्रॉपर टैक्स मिलता रहे। ठीक है? लेकिन अब जो राजा आएंगे वो केंद्रीकरण की जिस प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे वो भारत में शोषण का पर्याय बन जाएगा। इतना ज्यादा, एक खास वर्ग है जिससे भारत अब तक ऑपरेट होता रहा है, कृषक वर्ग। ठीक है? आज भी कृषक वर्ग से ही संचालित हो रहे हैं। ठीक है? तो इसके पहले के राजा जो भारतीय राजा थे उन्होंने क्या किया था? कृषकों को पाला पोसा था। वो जानते थे कि ये मूल स्रोत है, इनसे ही सब कुछ होना है। ठीक है? तो इसलिए उनको संरक्षण दिया जाता था, उनके इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज दी जा रही थी, सिंचाई की सुविधाएं दी जा रही थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर सिंचाई की सुविधा आते आते 15वीं शताब्दी लग जाने वाला है। अर्थात अब जो राजा 11वीं शताब्दी में यहाँ पर आ रहे हैं, उसके बाद से लेकर अगले 320 सालों तक यहाँ पर सल्तनत रहेगा। ठीक है? तो इन 320 सालों में आखिरी के 120 साल को अगर हटा दो तो ना तो कोई सिंचाई की सुविधा मिल रही है, ना ही उनके क्षेत्र को पहचाना जा रहा है कि किस प्रकार के स्थानों पर कैसी खेती होती है, कुछ भी नहीं। बस टैक्स टैक्स टैक्स। ठीक है? किसी भी तरीके से कर वसूलना है, नहीं मिल रहा है तो अत्याचार करना है। ठीक है? तो कृषकों के ऊपर शोषण का ऐसा इतिहास इसके पहले कभी नहीं मिला था। सबसे ज्यादा शोषित वर्ग जो सामने आया वो कौन हुआ? कृषक वर्ग हुआ। ठीक है? इन्हीं के धन से ही आज आप जितने जगह घूमने जाते हैं ना, कितने जगह घूमने जाते हैं? लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी और अलाई दरवाजा, एक्स, वाई, जेड, ये सभी जगह जो बने हैं उसके लिए पैसे कहां से आए थे? किसानों से आए। ठीक है? अर्थात शोषण का पर्याय बन गया था। तो यह राजवंश स्थापित हुआ, दिल्ली में विकसित किया। स्थापत्य की दृष्टि से यह राजवंश बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात ऐसे महलों, ऐसे बिल्डिंग्स का निर्माण उन्होंने करवाया जो आज भी अडिग बने हुए हैं। लेकिन उन चीजों को बनाने के लिए जिस प्रकार से लोगों का शोषण किया गया वो सोचना होगा। ठीक है? सो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है कब? 1206 ईस्वी में। अब 1206 ईस्वी से ये सल्तनत चलेगा 1526 ईस्वी तक। कब तक? 1526 ईस्वी तक। 1206 से 1526 ईस्वी अर्थात अगले 320 सालों तक। कितने सालों तक? 320 सालों तक दिल्ली में सल्तनत का शासन रहेगा। और इसी 320 सालों में जिन राजवंशों का शासन दिल्ली में रहेगा उनको क्या कहा जाएगा? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कहा जाएगा। 320 सालों में कुल मिलाकर 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने राजवंशों ने? सबसे पहले दिल्ली में सल्तनत की स्थापना करने का श्रेय जाता है इस राजवंश को, वह है गुलाम वंश। ठीक है? गुलाम वंश। इसकी स्थापना होगी कब? 1206 ईस्वी में। और ये कब तक रहेंगे? 1290 ईस्वी तक। अर्थात कुल मिलाकर कितने वर्ष? 84 साल तक। ठीक है? दिल्ली से पहले लाहौर और उसके बाद दिल्ली से अगले 84 साल तक
पूरा देश जो ऑपरेट होगा वो किस वंश के द्वारा होगा? गुलाम वंश के द्वारा। गुलाम वंश के पतन के बाद अगला राजवंश आएगा खिलजी। ठीक है, 1290 से 1320, महज 30 वर्षों का शासन रहेगा। कितने साल? केवल 30 साल। पहले 84 फिर 30। खिलजी के बाद कौन आएंगे? तुगलक। 1320 से लेकर 1414 94, ठीक है, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी अर्थात 94 वर्ष। सर्वाधिक लंबे समय तक शासन कौन करेगा यहाँ पर? तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश के बाद एक नया वंश आएगा सैयद। 1414 ईस्वी से लेकर 1451, 1414 से 1451 अर्थात 36 वर्ष। नेक्स्ट है लोधी। चौदह सौ 51 से लेकर 1526, कितना वर्ष? 75 ईयर, 75 वर्ष तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ को तो मैं लिखवा दिया हूँ, कुछ को आपको समझना होगा। पहला क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम पहला दिल्ली सल्तनत में पहला राजवंश कौन था? ये रहेगा। एक क्वेश्चन बनेगा अंतिम वंश कौन था? लोधी वंश रहेगा। दूसरा क्वेश्चन तीसरा बनता है कि इन राजवंशों को इनके शासन काल के अनुसार जमाइया था, किसके बाद कौन आया। ठीक है, तो आने वाला क्रम आपको याद रखना है कि किसके बाद कौन आया। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि इनके शासन काल के अनुसार इनको जमाइए, अर्थात सबसे अधिक वर्ष तक। वन लाइनर भी बन सकता है कि सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया। ठीक है, सबसे कम समय तक किस राजवंश ने शासन किया, ये भी रहेगा। फिर हो सकता है कि शासन काल के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम, असेंडिंग या डिसेंडिंग, दोनों ऑर्डर में इसको जमाने के लिए पूछा जा सकता है। तो खूब सारे क्वेश्चंस केवल इस चार्ट से ही मिल जाएंगे आपको। क्लियर है? और फिर वन लाइनर तो मिल ही जाएगा कि किसी एक को टारगेट किया जाए कि तुगलक का शासन कब से कब तक था, खिलजी का शासन कब से कब तक था। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये बना लो एक बार, बन गया। फिर हेडिंग डालेंगे पहला। गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश कब से कब तक शासन करेगा? तो 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली में या भारत में जिस राजवंश ने शासन किया उसको हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं? गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। इन 84 वर्षों में 84 इयर्स में गुलाम वंश के 3 वंशों ने शासन किया, अर्थात 3 राजवंश ऐसे हैं जिनको आप गुलाम वंश के नाम से जान सकते हो। ठीक है, तीनों ही राजवंश को आप क्या कहोगे? गुलाम कहोगे। ठीक है, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतबी वंश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस राजवंश की स्थापना की थी उसको क्या कहेंगे? कुतबी कहेंगे। उसके बाद दूसरा इनका दामाद रहेगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जिस राजवंश की स्थापना की उसको क्या कहेंगे? शमसी। ठीक है, और तीसरा बलबनी। ठीक है, तो इन 3 राजवंशों ने शासन किया था कितने सालों में? 84 इयर्स में। इसमें यह भी याद रखना है कि कुतबी वंश के अलावा ये जो दोनों थे, अर्थात शमसी वंश के शासक इल्तुतमिश और बलबनी के शासक बलबन, इन दोनों को ही आप कहते हैं इलबारी तुर्क। क्या कहेंगे? इलबारी तुर्क। थे तो ये भी तुर्की ही है ना, आए कहां से? तुर्क से आए थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का भी जन्म कहां हुआ था? तुर्किस्तान में हुआ था। लेकिन वो किस वंश से थे इसके बारे में हमको पर्याप्त जानकारी
नहीं मिलती, ठीक है। पर इल्तुतमिश और बलबन के बारे में पूरी जानकारी मिलती है कि ये इलबारी तुर्क थे और शमसी और बलबनी वंश से थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम खुद भी कह सकते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिन सरदारों के साथ शासन किया था उन सरदारों को ही हमने खुद भी कहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद ही इस वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इनके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये इलबारी तुर्क थे। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये कौन थे, कहां से आए थे, पता नहीं। इतना पता है कि ये तुर्किस्तान में जन्मे थे, ठीक है। कारण ये था कि कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ गया था, ठीक है। माता पिता से बिछड़ गया तो वह किस वंश से था, किनका बच्चा था, हमको नहीं मालूम, ठीक है। इसके बाद इनको पाला पोसा था इनके एक व्यक्ति जिसने इनको गोद में लिया था, काजी फखरुद्दीन अजीज कुफी। क्या नाम था? काजी फखरुद्दीन। अब आदत डाल लो, अगले कुछ महीने तक यही चलने वाला है, ठीक है। हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में ही अपने माता पिता से खो जाएगा कुंभ के मेले में ठीक है। वैसा ही कोई मेला वहां भी लगा रहा होगा, मक्का मदीना कुछ उस प्रकार का रहा होगा। तुर्क में अपने माता पिता से खो जाता है और मिलता किसको है? वो काजी फखरुद्दीन अजीज कुफी, ठीक है। इसने उसकी परवरिश अपने पुत्र के समान की, ठीक है। उनके और भी बच्चे थे, लेकिन इसको ऐबक को कुतुबुद्दीन को, है ना, वो गोद में ले लेता है और उसके बाद उसका पालन पोषण करता है एज अपने ही बच्चे की तरह, ठीक है। बचपन से उसको हर प्रकार की विद्या सिखाने लगता है और ये भी सीखने में माहिर था। बाल्यकाल से ही इसने धनुर्विद्या भी सीख ली, अच्छे से धनुष चलाना सीख लिया, घुड़सवारी की कला सीख ली, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो घुड़सवारी अच्छे से सीख पाया था, ठीक है, ठीक है। अगर अच्छे से घुड़सवारी सीखा रहता तो थोड़ा और लंबा चलता, ठीक है। इनकी मृत्यु कैसे होगी? चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर होगी। तो इसका मतलब घुड़सवारी अच्छे से, लेकिन उसके पहले वो अच्छे से घोड़ा चलाता था, ठीक है। तो घुड़सवारी की कला सीख ली और अच्छे से धनुष चलाना सीख लिया, अर्थात युद्ध विद्या में वो पारंगत हो गया था बचपन से ही। इसके अलावा अगर अदर साइड में देखें तो उसने युद्ध के बाहर भी कुछ चीजें सीखी थी, जैसे बहुत सुरीले स्वर में, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बड़ा कर्कश आवाज है ना, लेकिन वो जैसे बोलता था, कुरान पढ़ता था तो बिल्कुल रुचिका जैसे बोलता था। रुचिका की आवाज बड़ी मीठी है, ठीक है। तो बड़ी मीठी आवाज में वो कुरान पढ़ता था। आप लोग भी सुनते होंगे, दिन में कई बार अजान होता है ना, ठीक है। अजान मतलब माइक से जो बोलते हैं वहां से, तो वो कुरान का ही पाठ कर रहे होते हैं, तो आवाज थोड़ा सा अलग लगता है। पर ये जब पढ़ता था तो बड़ा सुरीला होता था। लोग वेट करते थे कि कब ऐबक कुरान पढ़ना शुरू करेगा। तो क्योंकि ये बहुत सुरीले और मीठे स्वर में कुरान पढ़ने में माहिर हो गया था, इसलिए इसको एक नाम मिल गया। क्या नाम मिल गया? कुरान खां, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक और नाम क्या है? कुरान खां है। ऐबक इसके नाम के साथ जुड़ गया था, ऐबक नाम जुड़ा था। ऐबक का अर्थ होता है कौन सा? चंद्रमा, चंद्रमा का देवता, ठीक है। ऐबक का अर्थ होगा क्या? चंद्रमा का देवता, ठीक है। तो ऐबक उसके नाम के साथ जुड़ा, उसकी सुंदरता के कारण, उसके सौम्यशीलता के कारण। बड़ा सौम्य व्यक्ति था, बड़ा दयालु प्रकार का था, है ना। पता नहीं लड़ाई झगड़े में कैसे आ गया लेकिन ऐबक कहा गया। ऐबक का अर्थ होता है तुर्की भाषा में चंद्रमा का देवता, ठीक है। तो इसको चंद्रमा का देवता भी माना गया। क्लियर? अब ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन अजीज कुफी जब मर जाएगा तब उसके बच्चे क्या करेंगे? भाई तो मानने से रहे, ठीक है, गोद में लिए थे और उनके में ऐसे भाई मानने का रिवाज कम ही है। तो अब ये क्या करेंगे? इसको ले जाएंगे बाजार। कहाँ? बाजार ले जाएंगे और बेच देंगे, ठीक है। बेचेंगे तो बाजार में खरीदने वाला कौन होगा? मोहम्मद गौरी, ठीक है। बाजार में जब ऐबक बड़ा हो जाएगा तो उसको बेच दिया जाएगा। ऐसे कैसे बेचते थे? आप लोग देखे थे वो अलिफ लैला देखते थे क्या? कितने लोग देखे हो? तो लोगों को बेचने का रिवाज बड़ा अच्छा है वहां पर, है ना। आप बाजार में चले जाओ, आप खड़े हो चुपचाप और बगल में एक आदमी ना बोली लगाता रहेगा, है ना। 5,000 में ले लो, 10,000 में ले लो। अगर ले लिए तो उसके बाद वो आदमी आपका, जैसे जीन होता है ना, जो हुक्म मेरे आका, है ना। तो ये भी आका वाला हो गया, ठीक है, और इसीलिए गुलाम था। तो गजनी में इसका सौदा हुआ और मोहम्मद गौरी इसको खरीद कर कहा ले जाता है? गजनी ले जाता है। और यहाँ से ही कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। अब तक वो घर में सीख रहा था चीजों को, पर गजनी जाने के बाद मोहम्मद गौरी के सानिध्य में इसके जीवन में जो परिवर्तन है, उसी परिवर्तन ने एक दिन इसको कहाँ लाकर बैठा दिया? दिल्ली में बैठा दिया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बना दिया। क्लियर? सो कुतुबुद्दीन ऐबक का इंट्रोडक्शन इतना काफी है, ठीक है। एक और बात याद रखना है कि ये दान देने में भी बड़ा माहिर था बहुत। वो खुद भी गरीबी देखा था, इसलिए जब इसके पास पैसा आया तो गरीबों
की दशा देखकर उसको सहन नहीं होता था, सब कुछ दे देता था, ठीक है, जितना कुछ है एकदम माला वाला उतार के ये ले तू रख और जा, ऐसा। तो बहुत ज्यादा दान करता था, इसलिए इसको ना क्या कहा गया, लाख बख्श कहा गया, अर्थात लाखों को दान देने वाला कहा गया। तो एक और नाम क्या मिलेगा इसको, लाख बख्श, ठीक है। तो ऐबक हो गया, लाख बख्श हो गया, कुरान खां हो गया, और मिन्हास उस सिराज ने इसके इसी दानशीलता के कारण इसको हातिम भी बताया, लेकिन हातिम तो पहले आ चुका था, तो इसलिए ये भी हातिम रहेगा, तो कौन सा रहेगा, सेकंड रहेगा। हातिम द्वितीय नाम भी इसका मिला हुआ था, ठीक है। तो अब ये कहां चला जाएगा, मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल हो जाएगा, और बहुत कम समय में अपनी ईमानदारी और अपनी बहादुरी के कारण, अपने सत्यनिष्ठा के कारण, अपने स्वामी भक्ति के कारण मोहम्मद गौरी का सबसे नजदीकी वफादार नौकर बन जाएगा, ठीक है। मोहम्मद गौरी भी इसको इनाम देता जाएगा, इसको प्रोन्नत करता जाएगा, पदोन्नत करता जाएगा, प्रमोशन देता जाएगा, ठीक है। और बहुत जल्दी एक सेना के आम प्यादे से उठकर, प्यादा मतलब सबसे छोटा सैनिक, पैदल सैनिक, तो पैदल सैनिक के रूप में वो शामिल हुआ था, लेकिन अपनी बहादुरी के कारण प्रोग्रेस करते हुए वो क्या बन जाएगा, अमीर ए आखुर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमीर ए आखुर। आखुर किसको कहा जाता है, आखुर बोला जाता है अस्तबल को, किसको, अस्तबल को। तो अमीर आखुर अर्थात अस्तबल का रखवाला, ठीक है। अस्तबल मतलब जहां घोड़े रखे जाते हैं, अस्तबल, अस्तबल, ठीक है। घोड़े का अर्थात मोहम्मद गौरी के सेना के जितने भी घोड़े थे, उन सभी घोड़ों का देख रेख करने का अधिकार किसको मिल जाएगा, ऐबक को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको पदोन्नति मिल देकर कौन, अच्छा बहुत बड़ा पोस्ट है ना, जिस भी पोस्ट के सामने ये लग जाता है आमिर, इसका मतलब उस विभाग का वो मुखिया बन जाता है, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक अमीर आखुर बन जाएगा, और इसी बीच फिर मोहम्मद गौरी का आक्रमण होना शुरू हो जाता है भारतीय क्षेत्रों में, ठीक है। तो भारतीय क्षेत्रों में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो मोहम्मद गौरी से कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। वो चंदावर की लड़ाई में भाग लेगा, वो तराइन के पहले लड़ाई में भाग लेगा, तराइन के दूसरे लड़ाई में भाग लेगा। इन तीनों लड़ाइयों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को और उसके कद को ऊंचा कर दिया। अब उसकी बहादुरी से मोहम्मद गौरी इतना खुश हुआ कि उसने अपना प्रतिनिधि बना लिया उसको, ठीक है। और इसीलिए जब कुतुबुद्दीन ऐबक सॉरी मोहम्मद गौरी 94 के बाद, 1194 के बाद अर्थात चंदावर की लड़ाई के बाद कहा जाएगा, वापस जाएगा, तो अपने संपूर्ण विजित क्षेत्रों की रखवाली करने किसको छोड़ जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ जाएगा, ठीक है। तो 1194 के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का काल वास्तव में शुरू हो चुका है, लेकिन उसने अभी राज्य की स्थापना नहीं की हुई है, क्योंकि मोहम्मद गौरी अभी जिंदा है, ठीक है। कौन जिंदा है, मोहम्मद गौरी अभी जिंदा है, क्लियर। तो इस बीच में एक तरफ जहां कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का सबसे विश्वास पात्र स्टाफ बन चुका था, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ कुछ और भी लोग थे जो वैसा ही कर रहे थे, ठीक है। जैसे एल्दौस और जैसे कुबाचा, ठीक है। इन्होंने भी अनेक लड़ाइयों में गौरी के लिए वही काम किया था जो काम ऐबक ने किया था। तो ये तो स्टाफ थे, पर इन सब का बाप भी तो था। इससे बहुत ज्यादा अपना अचीवमेंट नहीं दिखाया, ठीक है। किसी लड़ाई को नहीं जिताया, किसी लड़ाई में अपने मोहम्मद गौरी के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन इसके साथ में एक ट्रम्प कार्ड था, क्या कि ये गौरी का बेटा था। क्या था, गौरी का बेटा था, ठीक है। तो वो कुछ भी नहीं करेगा तो भी इन सबका तो मालिक ही है, ठीक है। तो गयासुद्दीन गौरी, ये 4 दावेदार दिखते हैं जब मोहम्मद गौरी चल बसेगा, ठीक है। 4 दावेदारों में से मोहम्मद गौरी ने इसको क्या कर लिया, राजा बना दिया, ठीक है। अर्थात वो नियुक्त करके गया था विजित क्षेत्रों का प्रतिनिधि, ठीक है। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो लाहौर और आसपास के लोगों ने इनको इनवाइट किया था ऐबक को कि आप आइए और गद्दी संभालिए, ठीक है। और इसीलिए 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बन जाएगा, लाहौर में जाकर राजा बन जाएगा, अर्थात गजनवी मोहम्मद गौरी के द्वारा विजित सभी क्षेत्रों का मुखिया बन जाएगा, मालिक बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ईमानदारी, जैसे मैंने बताया कि इसके खून में ईमानदारी दौड़ती थी, स्वामी भक्ति भी दौड़ती थी, इसलिए इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। ना तो इसने अपने आप को सुल्तान कहलवाया, चाहता तो कर सकता था क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था। इस बीच में इसने कालेंजर को भी जीता था, इस बीच में इसने बदायूं क्षेत्र को भी जीता था, इस बीच में इसने बंगाल तक के क्षेत्रों, जहां जहां पर भी मोहम्मद गौरी के विजित क्षेत्रों का नाम लेंगे, उन सब में बैक हैंड में कौन रहा करता था, या तो ऐबक रहता था, या तो एल्दौस रहता था, या कुबाचा रहता था। एक और व्यक्ति का नाम आएगा, इल्तुतमिश, ठीक है।
इल्तुतमिश भी वैसा ही ईमानदार था, ये भी मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल था, ठीक है। तो ये भी था, इसमें बदायूं क्षेत्र का गवर्नर इसको बना दिया गया था बाद में, क्लियर। तो अब कौन बन जाएगा, ऐबक बन जाएगा राजा। लाहौर में गद्दी की स्थापना हो जाएगी, अर्थात 2006 ईस्वी में। कब? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवा लेगा, लोगों के आमंत्रण पर। अर्थात इसने खुद अपने आप को घोषित नहीं किया, लोगों ने इनवाइट किया। लोग मतलब कौन? पूरी जनता नहीं, पूरी जनता नहीं, ना ही लाहौर की जनता। इनके साथ अमीरों का एक दल चलता था, ठीक है। जैसे हमने कहा अलबरूनी, कुतबी, फारूकी, उनसुरी, असजदी, ये सब विद्वान थे। इसके अलावा कुछ पदाधिकारीगण भी थे। तो पदाधिकारी, विद्वान आदि सबको, जिन लोगों से राज सत्ता चलती है, राजा के अलावा उनके दरबार में जितने लोग रहते हैं, उन सभी को कहा गया अमीर, या उन सभी को कहा गया सरदार, ठीक है। तो उन सरदारों के इनविटेशन को ही माना जाता है लोगों का इनविटेशन। तो उन लोगों के आमंत्रण पर ही ऐबक को क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। और 1206 ईस्वी में ऐबक बन जाता है, या ऐबक का हो जाता है राज्याभिषेक। लेकिन जैसे मैंने बताया कि यह स्वामी भक्त बहुत बड़ा था, इसलिए ना तो इसने अपने आप को सुल्तान कहलवाया, ना ही अपने नाम के खुतबे पढ़वाए। खुतबे पढ़वाना मतलब क्या होता है? जब आपका राज्याभिषेक होता रहेगा तो बगल में एक पंडित जी मंत्रोच्चारण करते रहेंगे, आपके बारे में कुछ बातें कहते रहेंगे। तो इस्लाम में भी ऐसा होता है कि कोई अगर शासक बन रहा है तो उसके नाम के खुतबे पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो ना तो इसने अपने नाम के खुतबे पढ़वाए और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए, ठीक है। तो सिक्के भी नहीं चलवाए, खुतबे भी नहीं पढ़वाए, केवल ये वहां पर राजा का प्रतिनिधि बन के रहा। ये अपने आप को सेटिस्फाइड रखता है किस उपाधि से? मलिक और सिपह सालार, ठीक है। जब तक ये जीवित था, जब तक इसने शासन किया, अपने नाम के आगे केवल यही वर्ड चलाया, ठीक है। कभी सुल्तान जैसे शब्दों का प्रयोग किया भी नहीं, क्लियर है। तो मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक या सिपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक। सिपह सालार का अर्थ होता है, क्या होता है? सेनापति। क्या होता है? अब थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाओ, संस्कृत और तमिल से बाहर आ जाओ। अब हम लोग नई भाषा सीखने वाले हैं, ठीक है। सिपह सालार, अभी तक आप लोग सुन लिए, अमीर मतलब अध्यक्ष या मुखिया, ठीक है। सिपह सालार मतलब सेनापति, ठीक है। तो इस नाम से ही उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाइड रखा। अब बात करते हैं इनके शासन के दूसरे चरण की, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पूरे जीवन को या उनके शासन काल को हम बेसिकली 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो होगा 1194 से इनका जीवन काल शुरू हो जाएगा, स्थापित हो